तो आई मत जाना। और कल हम पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। तो कल हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की थी। ओके, आज मैं बात करूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आज हम टॉपिक करेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि तुमने मान लो कोई एटम है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने 11वां वाला रिमूव करना है। तो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या बन जाएगी, एक आयन बन जाएगी ना। एटम में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज गिवन द नेम बिकॉज आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इट बिकम्स आयन, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required, the amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from the outermost shell of an isolated, ये मैं समझाऊंगा क्या बात है, of an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy, is called as ionization enthalpy बोल लो या एनर्जी बोल लो। जैसे तुम मेल्टिंग को फ्यूजन बोल सकते हो ना, बॉइलिंग को दिस वेपराइजेशन बोलते हो, वैसे इंथैल्पी को एनर्जी बोल लो, एनर्जी को एंथैल्पी बोल लो। इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, जब तुम किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो अकेला होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी के साथ बॉन्डिंग में है, आइसोलेटेड और गैसीय स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड वाले जो होता है ना सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं है, तो पहले उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, गैसीय स्टेट में, फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो यहां से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकाला गया ना इसमें से, तभी Na पॉजिटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट? सो देयर कैन बी मेनी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के पास मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 2। ठीक है, पहले तुमने इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुमने माइनस कर दिया, तो बन गया 2 8 1। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब तुमने क्या किया, फिर से एनर्जी दी और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक तो निकाल लिया, 2 थे रह गए, निकलेगा सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से, दूसरा निकाल लिया, तो इसका क्या बन गया 2 8। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसके बाद लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, यहां पर देखो आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल लिया, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, हम फिर से एनर्जी लगा के उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे करके चलता रहता है। गॉट इट? सो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने का एनर्जी देनी पड़ती है। गॉट इट? नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस पे मतलब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ता है, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ता है, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब तुम डाउन द ग्रुप देख लो, जैसे डाउन द ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है, पोटाशियम का ये न्यूक्लियस, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है, डाउन द ग्रुप की बात करो, ग्रुप चलो ना कि अपने को ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको रिमूव करने के लिए अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो कि इसको पकड़ा किसने है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इसको पकड़ा किसने, न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव पावर है, उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है, लिथियम का रेडियस कम होगा, सोडियम का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि शेल नहीं ऐड होते हैं, और इसका और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है, ये मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस की पकड़ इस पे कम होती जाएगी ना, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लिथियम का इतना सा था तो इलेक्ट्रॉन यहां था, न्यूक्लियस यहां था, पकड़ के रखा हुआ था। फिर सोडियम के केस में वो दूर चला गया तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, पहले KL था, KLM आ गया, KLMN आ गया, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेडियस की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि वो इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर की फोर्स फील कर सकता है वो कम हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर की फोर्स कम होती जाएगी, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी चाहिए होगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। गेटिंग द पॉइंट, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, रेडियस इंक्रीज होने से न्यूक्लियर का पकड़ कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो उसको रिमूव करना है, तो पकड़ा किसने, न्यूक्लियस ने पकड़ा है, तो रेडियस के बढ़ने से न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको निकालना आसान हो गया, मतलब कम एनर्जी में निकल जाएगा। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके लिए कम देनी पड़ेगी, इसके लिए और कम देनी पड़ेगी। गॉट इट। अब इसका उल्टा मान लो, अब सेकंड इसका पॉइंट है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अब तुम्हें पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस सॉरी डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि न्यूक्लियस को पकड़ लेगा, रेडियस कम होने से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा हो जाएगी तो उसको निकालने की एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी लगेगी, मैग्नीशियम में से निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, एल्यूमिनियम से निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, दिस इज द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, वो फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं लिथियम का। ठीक है, लिथियम का एग्जांपल ले लिया, इसके पहले सेल में 2 हैं, दूसरे सेल में 1 है, लिथियम का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा रहा है, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, पर जब बीच वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके बीच में, मतलब घूमते घूमते, मतलब लिथियम का केस है ये, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की संभावना है कि वो कभी कभी बीच में आ जाए इसके। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है, न्यूक्लियस इस पे कोई ना कोई चार्ज लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस, जैसे घूम रहे हैं, मान लो 2 हैं, ये घूम रहे होंगे तो कोई मौका ऐसे रहेगा ना कि एक लाइन में आ जाएंगे,
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है, तो कभी वो बीच में आ जाते हैं, वो स्क्रीन कर देते हैं उस फोर्स को, बीच में आ जाते हैं, उस फोर्स को शील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो शील्ड करने की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम फील करता है। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब बीच में न्यूक्लियस के चार्ज को, पावर को इस तक पहुंचने नहीं देंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, क्या बोलते हैं, इस तक पहुंचना, उसका इसका न्यूक्लियस का चार्ज इस तक उतना ही कम पहुंचेगा। ठीक है, तो उतने कम पहुंचेगा तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि पकड़ा तो न्यूक्लियस नहीं है। तो मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेस द आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखा हो तुम्हें, अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी decrease in the effective nuclear charge on the outermost electrons, ठीक है, decrease in the effective nuclear charge on the outermost electrons due to the presence of inner electrons is called as shielding effect, या screening effect, is called as shielding effect या screening effect, ओके। सो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन, कभी कभी जैसे न्यूक्लियस मान लो उस पे फोर्स लगा रहा है, तो कभी कभी घूमते घूमते वो न्यूक्लियस और उसके फोर्स के बीच में आ जाते हैं, सीधी लाइन में उसके बीच में आ जाते हैं, तो वो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके चार्ज को शील्ड कर देते हैं, लास्ट तक पहुंचता नहीं है, तो उसको कम न्यूक्लियर चार्ज मिलता है। ठीक है, तो जैसे लिथियम के केस में अंदर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के केस में क्या होगा, अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, तो शील्डिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी। पोटेशियम के केस में 8 और 8, तो अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो शील्डिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स कम हो जाएगी, न्यूक्लियस पे, इस पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर की फोर्स कम हो जाएगी, तो उसको निकालना उतना आसान हो जाएगा। तो मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ही कम होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स कीप इंक्रीजिंग, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके पास इनर 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन इनर है, एक आउटर मोस्ट शेल में है, पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन इनर है, तो डाउन द ग्रुप इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, और अलोंग द पीरियड उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ही रहेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट इज मतलब चार्ज को लास्ट तक पहुंच नहीं देते अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, दैट इज शील्डिंग।